अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि बैरूनी जो जीन है उसके जो महासिल है उसकी बाजियाबी। बाजियाबी का मतलब होता है इसको हासिल करना। ठीक है। नाउ ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट कि हमने क्या किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने क्या करे, एक फॉरेनर जीन था, एक बाहर का जीन था। हमने किसी खलिए में, किसी एनिमल के सेल में, किसी पौधे के सेल में उसको डाल दिया। अब वो जो जीन है उस जीन का एक्सप्रेशन होगा मतलब अगेन अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, एक्सप्रेशन मतलब ट्रांसलेशन होगा, उससे जो भी प्रोटीन बनता है वो हमको मिलेगा। बराबर। तो अब उसी को हम यहाँ समझ रहे हैं कि वो कैसे मिलेगा। ठीक है। नाउ जब हम क्या करते हैं, जब हम गैर खराबतदार डीएनए के, यानी जो फॉरेन डीएनए है, जो डिजायर्ड डीएनए, उसका जो सिगमेंट है, जो कितना है, उसको क्या करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर में दाखिल करते हैं। कहाँ दाखिल करते हैं? क्लोनिंग वेक्टर में। और उसको क्लोनिंग वेक्टर को अंदर डाल दिए। अब उस क्लोनिंग वेक्टर को हम क्या करेंगे, बैक्टीरियाई खलिए में या नबाताती खलिए में या कहाँ डालेंगे, हैवानी खलिए में डालते हैं। तो क्या होगा, अब वो जो फॉरेनर डीएनए यानी वो जो गैर खराबतदार डीएनए, वो अपनी तादाद में क्या करेगा, इजाफा करेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया खलिए का अगर रेप्लिकेशन होगा तो डिजायर्ड डीएनए का भी होगा, यानी गैर खराबतदार यानी फॉरेनर डीएनए का भी होगा। अगर एनिमल खलिए का होगा तो गैर खराबतदार का भी होगा। अगर पौधे का होगा तो गैर खराबतदार का होगा। क्यों? क्योंकि वो उसका क्या बन गया, हिस्सा, उसका पार्ट बन गया, इसलिए उसका क्या होगा, इजाफा होगा। और तकरीबन सभी बाज मुत्तहद तकनीकों में, बाज मुत्तहद तकनीक का मतलब क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स, जितनी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स है, उसका हतमी जो मकसद होता है, वो हतमी मकसद क्या होता है, मतलूबा प्रोटीन का हुसूल, कि हमारा डिजायर्ड प्रोटीन हमको मिले। फॉर एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में हमने डिजायर्ड प्रोटीन के एग्जाम्पल लिए थे, एनिमल के अंदर बनने वाला पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, जिसको हमने बोला इंसुलिन। तो हमने क्या करे थे, एनिमल यानी ह्यूमन के जिस्म से इंसुलिन डिजायर्ड जीन निकाले थे, यानी गैर खराबतदार डीएनए, और किस पे डाल दिए थे, बैक्टीरिया। याद है? तो बैक्टीरिया जितने बार रेप्लिकेट करेगा उतनी बार इंसुलिन का जीन भी रेप्लिकेट होगा। तो जितने मरतबा बैक्टीरिया बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या बनेंगे, इंसुलिन के प्रोटीन। ठीक है। इसके लिए बाज मुत्तहद डीएनए के आरएनए और प्रोटीन की शक्ल में इजहार करने की जरूरत होती है। यानी अगर वो डीएनए है तो उस डीएनए से आगे चल के क्या बनना चाहिए, आरएनए, और आरएनए बनेगा तो उससे क्या होना चाहिए, प्रोटीन। यानी क्या होगा, एक मर्तबा होगा उसका रेप्लिकेशन, दूसरे मर्तबा उसका होगा ट्रांसक्रिप्शन, और तीसरी मर्तबा क्या होना चाहिए, ट्रांसलेशन। हमको मालूम है ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन चाहिए, डीएनए। हाँ बहुत बढ़िया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। और ट्रांसलेशन के लिए कौन चाहिए, एमआरएनए चाहिए। कौन चाहिए, टीआरएनए चाहिए। और कौन चाहिए, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। तब जाके क्या बनेगा ये पूरा, ट्रांसलेशन होने के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन। ठीक है। तो बैरूनी जीन मुनासिब हालात में क्या करते हैं, जाहिर होते हैं। बैरूनी जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इतने आसानी से हो जाएगा क्या, नहीं। उसके लिए हमको क्या लेकर आना पड़ेगा, मुनासिब हालात लाना पड़ेगा। तो मेजबान खलियों में बैरूनी जीन के जाहिर को समझने के लिए कई तकनीकी बातों की तफसीली जानकारी हमारे लिए जरूरी है। यानी जिस डिजायर्ड जीन को हमने किसी बैक्टीरिया में डाला, जैसा बैक्टीरिया है उससे इंसुलिन हासिल करना है, तो वो बैक्टीरिया कभी भी इंसुलिन देगा क्या, नहीं। उसको हमको ऐसी जगह डालना पड़ेगा जहां पर ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा है। क्योंकि हमको मालूम है इंसुलिन हमारे जिस्म में कब बनता है, जब हमारे खून में ग्लूकोज की मिकदार क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वो ग्लूकोज की मिकदार को क्या करता है, इसका मतलब उसके लिए मुनासिब हालत क्या है, ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा हो ना, तभी वो बनेगा। अदरवाइज इसका मतलब उस तरह के मुनासिब हालात लाना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोटीन बनेगा।
बात समझ में आई? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर लेने का मतलब ये नहीं है कि हम सक्सेस हो गए, उसके अलावा भी कुछ टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। अब वो क्या है? नाउ हमने क्या किया, मतलूबा जीन को क्लोन किया, फिर हदफ का हमारा प्रोटीन के इजहार के हालात को हम क्या करने वाले, काबू में रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उन्हें बड़े पैमाने पर तैयार करने के बारे में सोचा जाएगा। यानी आपको पहले, सबसे पहले क्लोनिंग करना पड़ेगा। क्लोनिंग करना पड़ेगा मतलब आपके डिजायर्ड जीन को वेक्टर, और वेक्टर को फिर होस्ट, और होस्ट के जितने नंबर बढ़ेंगे उतने नंबर आपके डिजायर्ड जीन के बढ़ रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं, क्लोनिंग, कॉपी नंबर। समझ में आना क्या हो गई, कॉपी। फिर क्लोनिंग कराने के बाद आपको क्या चाहिए, आपका टारगेट प्रोटीन, और वो टारगेट प्रोटीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उतनी अच्छे हालात वहां पर डेवलप करना पड़ेगा ना। अब उसके मामले में कि आप कोई वजह बता सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इनकी पैदावार क्यों जरूरी है? यानी कोई भी प्रोटीन अगर हमको बनाना है तो हम बड़ी तादाद में क्यों बना रहे हैं? क्यों हम 2-4 प्रोटीन बना के खत्म नहीं कर रहे? क्यों बड़ी तादाद में ही बनाना चाहते हैं? उसके रीजन है क्या, अगर कोई प्रोटीन बनाने वाली जीन किसी हेटेरोलोगस मेजबान में इजहार करता है तो इस प्रोटीन को बाज मुत्तहद प्रोटीन कहते हैं। यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनने वाला जो प्रोटीन रहेगा वो भी क्या रहेगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्यों? क्योंकि वो जो जीन बना, वो जीन की लोकेशन क्या है, हेटेरोलोगस। हेटेरोलोगस मतलब अलग अलग हो गया। आपने जो जीन लिया वो किसी इंसान से लिया और उसको जहां जोड़ा वो बैक्टीरिया है, तो दोनों भी एक दूसरे के लिए क्या है, अलग अलग। इसीलिए कंडीशन को क्या बोला जा रहा है, हेटेरोलोगस मेजबान। बात समझ में आ रहा है? इसलिए यहां जब प्रोटीन बनेगा तो उस प्रोटीन को भी क्या बोला जाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। पहली बात। दूसरा, मुफीद क्लोन शुदा जीन को पनाह देने वाले खलियों की छोटे पैमाने पर तजुर्बा में भी क्या की जाएगी, अफजाइश। यानी आप उनको छोटे पैमाने पर अगर उनकी अफजाइश करना है तो आप वो कहाँ कर सकते हैं, तजुर्बे गाह में कर सकते हैं ना। कल्चर का इस्तेमाल करके मतलूबा प्रोटीन के इस्तेखराज के लिए क्या कर सकते हैं, और अलहदा के मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रोटीन की क्या कर सकते हैं, तखलीस। तखलीस करना मतलब छानना, अलग करना, सॉर्ट आउट करना। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो डिजायर्ड प्रोटीन है उसकी आप ग्रोथ कर सकते हैं, खलियों की छोटे पैमाने पर कर सकते हैं। लेकिन कहाँ कर सकते हैं, तजुर्बा में। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, बड़े पैमाने पर। तो बड़े पैमाने पर आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े पैमाने पर उनकी कल्चर करना पड़ेगा, काश्त करना पड़ेगा। कल्चरिंग करना का मतलब क्या होता है, कल्चर करना मतलब जिसको हम खेती बोलते हैं ना, काश्तकारी, यानी खेती करना पड़ेगा। अब यहाँ खेती का मतलब जमीन नहीं, खेती का मतलब है वो बैक्टीरिया को खाने के लिए आपको देना पड़ेगा। तो जब आप उन बैक्टीरिया को खाने को देंगे तो उनके नंबर में क्या होगा, इजाफा। यानी आपने बेसिकली क्या की, खेती। जिस तरह से आप एक बीज डालते हो तो उससे कई पौधे निकलते, वैसे ही आपने यहाँ एक बैक्टीरिया डाला तो कई सारे बैक्टीरिया, और कई सारे बैक्टीरिया से कई सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कई सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए से कई सारे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, यानी डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है। और उसके बाद वो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट रहेगा आपको उसको बैक्टीरिया खलिए से क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक। ना खलियों की मुसलसिल कल्चर निजाम में तकसीम के जरिए तादाद में क्या किया जा सकता है, इजाफा। ना यहाँ पर जो वर्ड है वो है मुसलसिल कल्चर तकसीम। यानी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन का मतलब क्या है, आपने क्या किया, ये एक चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है, ये तीसरा चैम्बर है। यहां पर आपने बैक्टीरिया के लिए खाने के लिए कुछ रखा, यहां पर कुछ रखा, यहां पर कुछ रखा। पहले आपने यहां पर बैक्टीरिया को ऐड किया तो यहां उसके कितने नंबर बढ़ गए, 100। यहां से कुछ निकाल के यहां डाला, यहां पर उसके कितने हो गए, 100। यहां से कुछ निकाल के यहां डाला, यहां कितने हो गए। तो आपने तादाद में क्या करें, इजाफा। किस तरह से, कंटिन्यूअस मुसलसिल कल्चर निजाम के जरिए। यानी थोड़ा कल्चर यहाँ किए, थोड़ा कल्चर यहाँ किए, थोड़ा कल्चर यहाँ किए, थोड़ी कास्ट यहाँ किए, थोड़ी कास्ट यहाँ किए, थोड़ी कास्ट, थोड़ी खेती, थोड़ी खेती, थोड़ी खेती। तो इस तरह से एक 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 एकड़ में होते होते कितने हो गए, 3 एकड़ हो गए। तो आपकी तादाद में क्या हो गया, इजाफा। तो कुछ प्रोटीन यहाँ से मिलेंगे, कुछ यहाँ से मिलेंगे, कुछ यहाँ से मिलेंगे। यानी आप जब तक इसमें से निकालेंगे तब तक यहाँ बन गए, यहाँ से निकालेंगे तब तक, तो यहाँ का खत्म हो गया तो फिर हम यहाँ पर क्या हो गए, रेडी हो गए। तो इस तरह से इसको कहा जाता है मुसलसिल कल्चर निजाम, कंटिन्यूअस कल्चर टेक्निक।
क्या बोला जाता है इसको? कंटिन्यूअस कल्चर टेक्निक। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली आपको क्या मिलने वाले? प्रोटीन। जैसे फॉर एग्जांपल वायरस आ गया कोरोना, अब आपको प्रोटीन चाहिए। अब अगर आप छोटी से लैब में प्रोटीन बनाते यानी एंटीबॉडीज बनाते तो इतने लोगों की जिंदगी बचा सकते थे क्या? आपको क्या करना पड़ा होगा? दिन रात उस कल्चर टेक्निक को, यानी थोड़े से इधर बनाए, फिर जब तक ये प्यूरिफाई कर रहे हैं तब तक इधर हो रहा है, फिर ये प्यूरिफाई हो रहा है तब तक, फिर वापस से इसका नंबर आ गया। तो इस तरह से आपने क्या करे? कंटिन्यूअस कल्चर टेक्निक, यानी साल भर आप पैसे कमाते बैठे हुए। समझ में आ रहा है? दिन भर आप पैसे कमा रहे हैं, हर घंटे में आप कमा रहे हैं, क्योंकि आपका काम क्या है? मुसलसल चालू है। नाउ जिसमें इस्तेमाल शुदा मीडियम को एक तरफ से निकाल कर दूसरी तरफ से क्या करते हैं आप? ताजा मीडियम, यानी आपने इसको निकाला, इसमें से प्रोटीन को अलग कर दिया, अब आप ताजा में डालेंगे, तब तक आपका काम कहाँ चालू था? यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, लेकिन इसमें तो आप क्या करेंगे? ताजा मीडिया क्या करते रहेंगे? ऐड करते रहेंगे, ताकि खलिए अपने सबसे ज्यादा सरगर्म यानी कौन सी फेज में हो? लॉग हालत में बने रहे। ना अब एक बात याद रखो कि बैक्टीरिया की जब ग्रोथ होती है तो बैक्टीरिया का जो कर्व बनता है वो ऐसा बनता है। अगर आपको याद होगा तो ये बात हमने कहाँ पढ़े थे? लॉग लैग फेज। तो ये जो फेज होता है इसको बोलते हैं लॉग फेज, इसको बोलते हैं लैग फेज, और इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। बैक्टीरिया की जब ग्रोथ होती है तो बैक्टीरिया जिस फेज में आते हैं पहला वो होता है लॉग, और जिसमें सबसे ज्यादा कुव्वत के साथ उनके अंदर इजाफा होता है इसको क्या बोलते हैं? लैग फेज। और बाद में जब ये पूरा मीडिया यहाँ का खत्म हो जाएगा, सारी चीजें वो खा लेंगे, तो फिर अब उनकी तादाद में इजाफा नहीं होगा, इसलिए वो कौन से फेज में आ जाएंगे? स्टेशनरी। तो यहाँ पर उसी लैग फेज की बात हो रही है क्या, कि जब जब आप उसको ताजा मीडियम देंगे तो ताजा मीडियम देते वक्त बैक्टीरिया कौन से फेज में रहेगा? लैग, यानी काम करने की हालत में रहेगा। इस तरह से आपके पास हमेशा क्या होते रहेंगे? नए प्रोटीन बनते रहेंगे। इस तरीके से बहुत ज्यादा हयातियाती मादे क्या किए जाते हैं? पैदा किया जा सकता है, जिससे मतलब प्रोटीन की आपको क्या मिलेगी? अच्छी तादाद में पैदावार मिलेगी। इस तरह से आपका प्रोडक्शन क्या हो गया? बढ़ गया, है ना। आप रोजाना 8 से 9 घंटे काम करते हैं, फिर घर जाके क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं, काम करते हैं, फिर सो जाते हैं। तो वो 8 से 9 घंटे आपका कौन सा फेज है? लैग। लेकिन जब 8 घंटे हो जाते हैं, 9 घंटे हो जाते हैं, तो आपकी हालत क्या हो जाती है? अब आप काम कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन सुबह में आते के साथ आप काम करने लग जाते हैं क्या? नहीं। धीरे धीरे आपके अंदर एनर्जी आती है। सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चालू होती है एकदम से? नहीं, धीरे धीरे होती। थोड़ा सा एक्सकलेटर देना पड़ता, थोड़ा गर्म करना पड़ता, जैसी गर्म होती तो फिर धूम, याद आ रहा है ना। तो वैसे ही हमारे बैक्टीरिया का हाल होता है कि जब उसकी शुरुआत होती है तो पहला फेज क्या होता है? लॉग। फिर दूसरा क्या होता है? और स्टेशनरी। तो हमेशा बैक्टीरिया की कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर कौन से फेज को मेंटेन करके रखा जाता है? लैग। यानी उसकी कौन सी फेज को रखा जाता है? कुव्वत नुमाई यानी ताकतवर फेज को, ताकि आपको कंटिन्यूअसली क्या मिलते रहे? प्रोडक्ट। अगर आप एक मरतबा बंद कर दे, फिर आप मीडियम डाल दे, फिर प्रोडक्ट निकाल दे, फिर वहां साफ कर दे, फिर मीडिया डाल दे, फिर बैक्टीरिया डाल दे, तो हर मरतबा क्या होता? वक्त बढ़ता चला जाता, प्रोडक्शन क्या हो जाता? बात समझ में आई? तो इसलिए इस टेक्निक को कहा जाता है कंटिन्यूअस कल्चर टेक्निक। यार ये इतना ब्रेक क्यों हो रहा है? शरीश, फातिमा, अभी भी ब्रेक डाउन हो रही है क्या? आवाज ब्रेक हो रही है क्या? आवाज टूट कर आ रही है क्या? पहला वाला जो वीडियो था, पहले वाला जो चल रहा था हमारा लेक्चर,
उसमें कितना आवाज ब्रेक हुआ आपका? ज्यादा हुआ, कम हुआ? यानी बहुत देर से आवाज आ रही थी या अचानक में हुआ? अभी आ रही, क्या वीडियो दिखाई दे रही है? वीडियो नहीं दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है? अभी देखो। जिनको नहीं आ रही हो दोबारा ज्वाइन करके देखो एक मर्तबा। आ रही है? ये क्या हो गया? ये अचानक में क्या हो गया इसको? ये स्क्रीन को क्या हो गया? ठीक, क्लियर है ना? देखो माना क्लियर है क्या? नाउ क्या रिप्लाई देखो बच्चों, 11 ऑफिस में क्या रिप्लाई है? यस, नो, हाँ बोले ना? ठीक। ना हो तो हमने एक जो पहले बात की है वो बात की हमने कंटिन्यूअस कल्चर की। ना अब कम हजम के कल्चर से, कम हजम के कल्चर से महासिल की बहुत ज्यादा मिकदार का हुसूल मुमकिन नहीं है। यानी कम हजम के मतलब आपने कम क्वांटिटी कर दिया। कम क्वांटिटी वाले अगर आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, कम क्वांटिटी वाले मीडिया अगर खाने को देंगे तो उसकी वजह से नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी कम रहेंगे और नंबर ऑफ प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, कम। यानी आपका जो हासिल है, जो आपका महासिल है, जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ज्यादा पैदावार के लिए बायो रिएक्टर का फरोग जरूरी था, जहां कल्चर के बहुत ज्यादा हजम यानी 100 से लेके 1000 लीटर की क्या हो सकती थी, प्रोसेसिंग की जा सकती थी। यानी यहां पर अब जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको क्या कहा जाता है, बायो रिएक्टर। क्या बोला जाता है इसको? बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा चेंबर जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपनी रिएक्शन कर रहे हैं, उसको क्या बोला गया है, बायो रिएक्टर। यानी जानदार वहां पर अपनी ग्रोथ में क्या कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं। इस तरह से बायो रिएक्टर एक बर्तन की तरह है जिसमें खुर्द उज़्व है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पौधे या जानवर या इंसानों के खलियों का क्या होता है, इस्तेमाल करते हैं। और उनके इस्तेमाल के जरिए क्या किया जाता है, जो खाम मादे हैं, जो सबस्ट्रेट्स है, उनको क्या किया जाता है, हयाती तौर पर मखसूस महासिल या मुनफरिद खामरे वगैरह में क्या किया जाता है,
तब्दील किया जा सकता है। यानी बायोरिएक्टर एक ऐसा चैम्बर है या ऐसा बर्तन है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, वहां पर हम हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या हमारे पौधों के खलियों को या हमारे एनिमल के खलियों को उसमें डाल देंगे और उनको खाने के लिए दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, वहां पर कंट्रोल कंडीशन रखेंगे, टेम्परेचर तय रहेगा, पीएच तय रहेगा, हवा की मिकदार तय रहेगी। यानी आप वहां पर एक कंट्रोल इन्वायरमेंट उसको देंगे, ना टेम्परेचर ज्यादा होगा ना टेम्परेचर, यानी हमेशा कौन सी कंडीशन रहेगी, ऑप्टिमम। और हमने पढ़ा है कि ऑप्टिमम अगर आप कंडीशन करते तो उनका काम क्या रहेगा, अच्छे से रहेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्टिमम कंडीशन मेंटेन करते आती है। तो बायोरिएक्टर क्या करता है, मतलूबा महासिल तैयार करने के लिए नमू के मुनासिब हालात यानी दर्जे हरारत, पीएच और सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, विटामिन, ऑक्सीजन सब क्या करता है, फराहम करता है। यानी अगर आपको एक ऐसे रूम में रख दिया जाए जहां पर आपको वक्त पे खाना मिल रहा है, जहां पर आपको वक्त के लिए पानी मिल रहा है, जहां पर आपको वक्त पर सोने को मिलता है, जहां पर ना दर्जे हरारत बहुत ज्यादा है ना दर्जे हरारत बहुत, तो आप ऐसी जगह पर क्या रहेंगे, रिलैक्स। आपका काम वहां पर क्या होगा, बहुत अच्छा, वहां कोई आवाज करने वाला नहीं है, कोई परेशान करने वाला नहीं है, तो आपके काम में क्या हो जाएगा, इजाफा। और इजाफे के साथ साथ वो काम के अंदर हमेशा क्या रहेगा, मेंटेन, काम हमेशा एक जैसा होता रहेगा। तो सेम बायोरिएक्टर के अंदर क्या किया जाता है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या वो जो जानदारों का खलिया है या वो जो पौधों का खलिया है, उसको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट दिया जाता है, एक तयशुदा इन्वायरमेंट दिया जाता है, एक ऑप्टिमम कंडीशन दी जाती है ताकि वो अपना काम ज्यादा अच्छे से अंजाम दे। उसको कहा जाता है बायोरिएक्टर। ना यहाँ देखो, ये बायोरिएक्टर में क्या है, यहाँ पर है मोटर जो कंटिन्यूअसली उसको घुमाते रहेगी, यहाँ पर है सपोर्ट पत्तीदार एम्पुलर, फिर कल्चर ब्रॉथ मतलब खाने के लिए क्या है वहां पर, ग़िज़ा, फिर तग़ज़िये की गैर आलूदगी के लिए भाप। अभी ग़िज़ा है, ग़िज़ा के अंदर कोई चीज भी आलूदगी करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, भाप देंगे। इसी तरह से पीएच कंट्रोल है, जो कह रही है एसिड एंड बेस, क्योंकि हमको मालूम है पीएच बफर है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है। तो हमेशा पीएच जो होता है या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, हमको पीएच कंट्रोल वाला चाहिए, यानी जो उसके लिए क्या हो, फेवरेबल हो, ऑप्टिमम हो। इसी तरह से हमको अंदर क्या चाहिए, हवा। तो यहाँ पर एक और चीज है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो बायोरिएक्टर है वो होता है स्टरिंग किस्म के। स्टरिंग किस्म का मतलब स्टरर का मतलब क्या होता है, घूमने वाला। स्टरर का मतलब क्या होता है, घूमने वाला। तो कंटिन्यूअसली अंदर वो घूमता रहेगा, जैसा आपके घर में मिक्सचर है, अगर वो मिक्सचर नहीं घूमेगा तो उसके अंदर कोई चीज पीसे नहीं जाएगी। आप पानी अगर नहीं डालते रहेंगे तो कोई चीज अंदर पीसे नहीं आएगी प्रॉपर्ली, वो मिक्स। तो स्टरर का काम होता है मिक्सिंग करना। तो मिक्सिंग करने का शक्कर है और पानी है, आपने पानी के अंदर शक्कर डाल दिया तो पानी मीठा हो जाता है क्या, शक्कर डाल दिया आपने, पानी है उसमें शक्कर डाल दिया तो पानी मीठा हो जाता है क्या, नहीं। क्या करना पड़ता, चम्मच से हिलाना पड़ता, यानी स्टरिंग करना पड़ता। तो मीडिया के अंदर कभी भी उथल पुथल करते रहना पड़ता, तब जाके वो पूरी तरह से क्या होगा, मिक्स। आपने क्या करे, शक्कर डाल दिया और उसमें बैक्टीरिया को छोड़ दिए, तो बैक्टीरिया जब आपने छोड़े तो बैक्टीरिया तो ऊपर ही तैरते रहेंगे, नीचे वाली शक्कर को वो तब्दील। लेकिन अगर आपने गोल गोल घुमाए तो शक्कर ऊपर नीचे होगी, तो जो शक्कर को उन्होंने तब्दील कर दिया वो नीचे, और जो नीचे की शक्कर है वो, तो बैक्टीरिया उसको क्या करते जाएंगे, इस्तेमाल करते जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जो बायोरिएक्टर यूज किया जा रहा है वो कौन से टाइप का यूज किया जाता है, स्टरिंग। नाउ जो स्टरर टैंक होती है, स्टरर टैंक रिएक्टर होता है। स्टरर टैंक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर स्टरर है, घुमाने के लिए पंखा है। आमतौर से वो इस्तेवानी किस्म के होते हैं, यानी सिलेंड्रिकल, यानी गोल होते हैं, गोल। और इनके असास से खमीदा, यानी उनके जो कर्व होते हैं जिससे रिएक्टर के अंदर अज्जा की क्या होती रहती है, आमेजिश। जैसा भी मैंने कहा कि गिलास के अंदर आपने पानी और शक्कर है तो चम्मच मिलाया, चम्मच घुमाया, चम्मच घुमाने की वजह से क्या हो जाएगा, पानी और शक्कर आमेजिश हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे ना। बायो रिएक्टर में स्टरर ऑक्सीजन की फराहमी और आमेजिश में क्या करते हैं, मदद। अब ये स्टरर का एक्चुअली फंक्शन क्या है, मैं बहुत देर से आसानी से समझने के लिए आपको बोल रहा था, अब शक्कर पानी मिलेगी शक्कर, असल में स्टरर है किस लिए, स्टरर का असल मकसद क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड, क्योंकि अंदर बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएगी।
समझ में आया ना? मुतबादिल तौर पर हवा को बुलबुलों की शक्ल में रिएक्टर के अंदर क्या किया जाता है, भेजा जाता है। यानी ये देखिए, ये नीचे से क्या है, बुलबुले जा रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पर, उसकी वजह से तो ऑक्सीजन के तबादले के लिए क्या हुआ है, बढ़ा हुआ सतह रकबा होता है, जिसकी वजह से होता है ये प्रॉब्लम ना हो। शक्ल बगौर मुशाहदा करें तो आप देखेंगे कि रिएक्टर में एजिटेटिंग सिस्टम है ना। अब एक और चीज कि ये जो एजिटेटिंग सिस्टम है, ये वाला जो क्या प्रोवाइड कर रहा है अंदर, हवा, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम और झाग कंट्रोल सिस्टम, दर्जे हरारत कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम और सैंपलिंग पोर्ट लगे होते हैं ताकि कल्चर का थोड़ा हजम थोड़ी थोड़ी देर के बाद निकाला जाए ना। बात को समझो, बायो रिएक्टर है, बायो रिएक्टर के अंदर आपको अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं उसमें से एक पार्ट जो है वो है एजिटेटर। एजिटेटर क्या करेगा, कंटिन्यूअसली अंदर हवा छोड़ता रहेगा, एजिटेट करता रहेगा, हिलाता रहेगा हिलाता रहेगा। स्टरर क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली घुमा रहा है, मिक्स कर रहा है हवा को, एजिटेटर अंदर हवा छोड़ रहा है। दूसरा ऑक्सीजन डिलीवरी, ऑक्सीजन डिलीवरी करने वाला एक सिस्टम है, ऑक्सीजन को अंदर छोड़ने वाला एक सिस्टम है। इसी तरह से झाग कंट्रोल सिस्टम, आपने देखा होगा दूध जब गर्म होता है तो दूध के गर्म करने की वजह से झाग आ जाता है। अगर झाग आता है तो क्या होता है, दूध बर्तन में से बाहर गिरता है। अब अगर इसको भी अगर कंटिन्यूअसली झाग आया तो ये झाग सिलेंडर में से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो उसको कम करना है तो वो काम कौन करता है, झाग कंट्रोल सिस्टम। इसी तरह से दर्जे हरारत, आप जब इसको गर्म करेंगे तो दर्जे हरारत अगर ज्यादा हो गया तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, सेल मर जाएगा। तो उस टेम्परेचर को क्या करना है, कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है। इसी तरह से पीएच, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना है। और लास्ट है सैंपलिंग पोर्ट। सैंपलिंग पोर्ट का मतलब क्या है कि आप बार बार इसमें से चेक करते रहेंगे कि फॉर एग्जांपल आप इंसुलिन प्रोटीन इसमें बना रहे हैं तो इंसुलिन प्रोटीन जिस क्वालिटी का आपको चाहिए था वही है या नहीं है। मतलब आपके घर में मम्मी खाना बना रहे तो खाना बनाते बनाते वो बार बार क्या करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, है ना। क्यों चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ये चेक करना चाहते हैं कि वो खाने की क्वालिटी अभी आई या नहीं है। और फिर आगे चल के वो जैसे पूरा बन जाता है उसके बाद फिर चेक करते रहते हैं, तो इसका मतलब वो क्वालिटी मेंटेन हुई या। तो वैसे ही हमारे पास जब बायो रिएक्टर को यूज करते हैं तो इसकी क्वालिटी शुरुआत से लेकर आखिर तक अगर मेंटेन करना है तो उसके पास क्या होता है, सैंपलिंग पोर्ट होता है, यानी एक रास्ता होता है जिसमें से आप थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के उसको चेक करते हैं। तो बेसिकली ताकि हम क्या कर सके, कल्चर का थोड़ा थोड़ा हजम थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम क्या कर सके, निकाल सके। क्योंकि हमको हर थोड़ी देर के बाद ये समझ में आएगा कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा या घटा तो उसकी वजह से उसमें कोई तब्दीली आई या नहीं आई। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा प्रोसेस रन होता है ना। इसमें का एक आखिरी पॉइंट है इंशाल्लाह, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, वो भी थोड़ा सा वक्त तलब है तो हम उसको कल बात करेंगे और इंशाल्लाह कल हमारा नया सबक भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स का लेक्चर है, उसको ज्वाइन करिए।